पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग पावर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे सिंक्रोनस मशीन की, जिसके अंदर हमने ये देखा कि डेवलप पावर कैसे निकालते हैं, आउटपुट पावर कैसे निकालते हैं ऑल्टरनेटर के केस में, और मोटर के केस में हमने देखा डेवलप पावर और इनपुट पावर। फिर मैंने आपको ये भी समझाया मैक्सिमम पावर की क्या कंडीशन है, स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन है। स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या आई थी, डेल्टा लेस देन थीटा एस। ठीक है, इसके बाद हमने बात की अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया जाए तब पावर की इक्वेशन क्या बनती है, ये भी हम लोगों ने देखा। और फिर मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों से बात की रिएक्टिव पावर के बारे में, जिसमें हमने देखा अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड, ये टर्म्स का मीनिंग क्या होता है और इन टर्म्स के हिसाब से किस तरह से जनरेटर और मोटर लैगिंग या लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं। अब देखो, अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमने गेन की है पावर इक्वेशन से, उसके बेसिस पे कुछ ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं सिंक्रोनस मशीन के लिए, जिसे कहते हैं वी कर्व। ठीक है, और एक और ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं जिसे कहते हैं इन्वर्टेड वी कर्व। और ये दोनों ही मशीन के लिए ड्रॉ होते हैं फॉर द केस ऑफ जनरेटर एज वेल एज द केस ऑफ मोटर। तो हमें वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में बात करनी है ऑल्टरनेटर और मोटर दोनों के लिए। ठीक है, तो पहले लिखना द प्लॉट ऑफ आर्मेचर करंट वर्सेस द फील्ड करंट फॉर अ कांस्टेंट पावर is called as V curve. Next point, the plot of power factor versus field current at a constant power is called as inverted V curve. तो अपने पास दो तरह के कर्व आने वाले हैं, वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। वी कर्व में प्लॉट करोगे आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट, और इन्वर्टेड वी कर्व में पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट। लेकिन दोनों ही ग्राफ में कंडीशन क्या है, दैट लोड मस्ट बी कांस्टेंट। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटर से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, पहले बात करने वाला हूं ऑल्टरनेटर की। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये मान के चलो कि भाई आउटपुट पावर इज कांस्टेंट। ठीक है, आउटपुट पावर क्या होती है जनरेटर की, वीटी आई ए कॉस फाई। ठीक है, इज कांस्टेंट। अब मान लो कि जनरेटर इज कनेक्टेड टू इन्फिनिट बस बार। इन्फिनिट बस बार का मतलब देखो बेसिक सा इतना होता है कि इस पे लार्ज नंबर ऑफ जनरेटर्स कनेक्टेड है। तो लार्ज नंबर ऑफ जनरेटर्स जब कनेक्टेड होते हैं तो हम ये कहते हैं वीटी एंड फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट। अभी के लिए इतना बेसिक याद रखो बस कि वीटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होते हैं फॉर द केस ऑफ अ इनफाइनाइट बस बार। अगर वीटी कांस्टेंट है तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसको नीचे लाते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आई ए कॉस फाई इज कांस्टेंट। अब हमने तो पावर की एक और इक्वेशन पढ़ी है जो पिछले कुछ वीडियोस में हमने कवर किया है कि पावर का एक्सप्रेशन ये भी होता है ई एफ वी टी बाय एक्सेस साइन डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब है आर ए को इग्नोर कर रखा है। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में लिख भी देना आर्मेचर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड। अब देखो वीटी तो फिक्स है, एक्सेस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है तो एक्सेस भी कांस्टेंट है। वीटी और एक्सेस अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं ई एफ साइन डेल्टा ये भी कांस्टेंट ही आने वाला है। तो अब अपने पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो आई ए कॉस फाई कांस्टेंट और एक ई एफ साइन डेल्टा कांस्टेंट। अब देखो, ग्राफ बनाने से पहले वी कर्व या इन्वर्टेड वी कर्व हमें इसका फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा फॉर द केस ऑफ ऑल्टरनेटर। अब फेजर डायग्राम कैसे बनता है, सबसे पहले देखो वीटी बना लेंगे। वीटी तो फिक्स रखना है ना, ये हो गया वीटी।
अभी के लिए IA ले लो एक, जिसे मैंने बोल दिया IA1 लैग कर रहा है और इसका एंगल है φ1। अब हमें क्या पता है कि IA cos φ कांस्टेंट रहना चाहिए, तो cos φ कौन सा कंपोनेंट होगा? वर्टिकल कंपोनेंट, और sin φ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम ये बोल देंगे कि करंट का वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट ही आना चाहिए IA cos φ। तो इसमें लिखना IA cos φ represents the component of current in the same phase as the voltage or the vertical component which must remain constant। यानी देखो IA cos φ कितना भी IA बदले इतना ही आना चाहिए, दो लाल लाइन के बीच का डिफरेंस। अब हमें क्या पता है जनरेटर के अंदर EMF कैसे निकलता है? अगर RA इग्नोर्ड है तो EF होता है VT प्लस JIA एक्सेस, यही होता है EF। तो JIA का मतलब IA में 90 डिग्री का शिफ्ट। और कैसा शिफ्ट? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? प्लस 90 है इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 डिग्री हो गया, ये आ गया IA1 एक्सेस। अब ये दोनों जुड़ के क्या बना देंगे? EMF। तो इसको हमने लिख दिया EF1। अब EMF VT से कितना एंगल लीड करता है? हमेशा डेल्टा, तो ये हो गया डेल्टा 1। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन और थी कि EF साइन डेल्टा मस्ट बी कांस्टेंट। अब EF साइन डेल्टा क्या होगा? EF के भी दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो EF साइन डेल्टा जो होगा ना वो ये होगा, ये कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि डेल्टा वर्टिकल से एंगल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हुआ कॉस डेल्टा और हॉरिजॉन्टल हुआ साइन डेल्टा। यानी EF का जो फेजर का टिप है वो इस ब्लू लाइन पे ही लाई करे, ऐसे ही IA के फेजर का टिप रेड लाइन पे ही लाई करे। तो यार लिख भी लेना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि IA का टिप रेड लाइन पे लाई करना चाहिए और EF का टिप ब्लू लाइन पे। अब देखो एक और EF मैं ले लेता हूं, डेल्टा 2। अब देखो IA2 एक्सेस ऐसा हो गया हॉरिजॉन्टल, यानी IA2 कैसा आया होगा? वर्टिकल, और उसका टिप रेड लाइन पे। बात समझे? मैंने EF ऐसा लिया ही है जिसके अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो हॉरिजॉन्टल आ जाए, इसको मैं कह देता हूं EF2। अब एक और ज्यादा नीचे ले लो, मान लो यहां ले लिया EF3, ये आ गया IA3 एक्सेस। अब ये जो IA3 एक्सेस है ये किसी पे परपेंडिकुलर होगा करंट पे, करंट ऐसा होना चाहिए। तो करंट कैसे आ जाएगा? इस टाइप से, IA3 और ये एंगल φ3, यानी करंट लीड करने लगा। देखो इस डायरेक्शन में तो बोला मैंने करंट, IA एक्सेस और IA आपस में परपेंडिकुलर आते हैं, तो मैंने IA एक्सेस पे परपेंडिकुलर बनाया, वही हमारा आर्मेचर करंट है। अब देखो हमें प्लॉट क्या करना है? हमें प्लॉट करना है ग्राफ एक आर्मेचर करंट का, और एक ग्राफ हमें प्लॉट करना है किसका? फील्ड करंट का, ठीक है? सॉरी, पावर फैक्टर का। आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर दो ग्राफ बनाने, और किसके अगेंस्ट बनाने हैं? फील्ड करंट के अगेंस्ट बनाना पड़ेगा। अब अगर देखो ऐसा करने वाले हो तो ये करो कि फील्ड करंट को ना ग्रेजुअली इंक्रीज करो, IF को ग्रेजुअली इंक्रीज करो। तो हम क्या कहते हैं? as IF increases, as IF increases,
जो ईएमएफ आता है वो कितना होता है 4.44 एफ एनपीएच फाई एम के डब्ल्यू। अब ये जो फाई एम है ये तो खुद आईएफ के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब है एज आईएफ इंक्रीजेस जो ईएमएफ है वो ईएमएफ भी बढ़ता है। फील्ड करंट के साथ साथ ईएमएफ भी ग्रो करता है। अब ये जो फेजर हमने बनाया इस पे ध्यान दो, 3 से बड़ा लेंथ है 2 का, 2 से बड़ा लेंथ है 1 का, तो हम ये कह सकते हैं IF3 से बड़ा होगा IF2 और IF2 से बड़ा होगा IF1, क्योंकि ईएमएफ भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं, 3 से बड़ा आ रहा है 2 और 2 से बड़ा आ रहा है 1। तो अब हमें ये देखना है कि फील्ड करंट बढ़ाते हुए हम थर्ड वाले केस से फर्स्ट वाले केस की तरफ जा रहे हैं, तो चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। पहले चेंजेस में किसके बारे में बात करनी है, आर्मेचर करंट, और दूसरी हमें बात करनी है पावर फैक्टर। अब आर्मेचर करंट को ही देखें, आर्मेचर करंट गया IA3 से IA2 पे और फिर IA1 पे। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह व्यू करो, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो स्मॉलेस्ट साइड होती है और हाइपोटेनस जो होता है वो लार्जेस्ट साइड होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, IA3 और IA1 हमेशा IA2 से बड़े ही होंगे। बात सोच के देखो, IA2 वर्टिकल है, अगर ग्राफ में भी देखोगे फेजर में भी देखोगे ये चीज क्लियर समझ आ रही है कि IA3 और IA1 IA2 से बड़े हैं। तो मैं यहां ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं, ऑब्जर्वेशंस IA3 एंड IA1 सॉरी आर ग्रेटर देन IA2। ठीक है, अब ऐसे पावर फैक्टर की बात कर लो। पहले IA3 3 से 1 की तरफ जा रहे हो ना, IA3 लीडिंग था, IA2 यूनिटी था, VT और IA सेम फेज में थे, और IA1 लैगिंग था। तो मैं कहता हूं पावर फैक्टर 3 लीड, पावर फैक्टर 2 यूनिटी, पावर फैक्टर 1 लैग। तो ये ट्रेंड बन रहा है आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर का। अब अगर यही ट्रेंड बनने वाला है तो इससे ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये रिमूव कर रहा हूं। अब देखो आईए में क्या समझ आ रहा है कि 3 से 1 की तरफ जाते हुए पहले 2 पड़ेगा, पहले EF3 फिर EF2 और फिर EF1। तो अगर फील्ड करंट को बढ़ा रहे हो, सबसे पहले फील्ड करंट रहेगा IF3, फिर वो हो जाएगा IF2 और फिर वो हो जाएगा IF1। तो 3 वाला करंट ज्यादा, 2 वाला कम, फिर 1 वाला फिर से ज्यादा। तो इसमें लिखना as field current is increased from IF3 to IF1, the armature current first decreases from IA3 to IA2 and then again increases from IA2 to IA1। ठीक है, पहले आर्मेचर करंट घटता है और फिर आर्मेचर करंट बढ़ता है। ऐसे पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट लिखो, एज फील्ड करंट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम IF3 टू IF2, पावर फैक्टर गोज फ्रॉम लीडिंग टू यूनिटी, एंड इफ द फील्ड करंट इज फर्दर इंक्रीज्ड फ्रॉम IF2 टू IF1, पावर फैक्टर गोज फ्रॉम यूनिटी टू लैगिंग। ठीक है, पहले लीडिंग से आएगा यूनिटी पे और फिर यूनिटी से जाएगा लैगिंग पे। तो पहले अगर आर्मेचर करंट की बात की जाए, तो हमें ग्राफ बनाना है आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट। हमने क्या बोला, हमने बोला भाई पहले आर्मेचर करंट घटता है, 3 से 2 पे जाता है और फिर बढ़ता है। तो आर्मेचर करंट पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अब ये मान लो ये वाला ग्राफ नो लोड के लिए अगर बना है, ठीक है,
अब हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये वाला जो मिनिमम आर्मेचर करंट है वो कौन सा है, IA2। तो यहां पे पावर फैक्टर क्या रहेगा, यूनिटी। और यहां पे मशीन को कह सकते हो नॉर्मली एक्साइटेड। यूनिटी पावर फैक्टर की कंडीशन होती है नॉर्मली एक्साइटेड। नॉर्मल एक्साइटेशन से नीचे होता है अंडर एक्साइटेड, और इससे ऊपर होता है ओवर एक्साइटेड। अब जनरेटर की बात चल रही है, अंडर एक्साइटेशन का मतलब कि एक्साइटेशन कम है, तो आर्मेचर रिएक्शन कैसा होना चाहिए, मैग्नेटाइजिंग, और वो होता है लीडिंग पावर फैक्टर पे। इसीलिए इधर पावर फैक्टर आता है लीडिंग और इधर पावर फैक्टर आता है लैगिंग। बात क्लियर हुई? अब देखो नो लोड का मतलब है कि कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। मान लो लोड कनेक्ट कर दिया जाए, लोड कनेक्ट कर दो या ज्यादा पावर अगर मशीन से ड्रॉ करोगे तो आर्मेचर करंट ज्यादा ही आएगा। तो ज्यादा पावर ड्रॉ करने से ज्यादा करंट आता है। ये मान लो P3, P2, P1। तो P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। जितना ज्यादा पावर ड्रॉ करोगे उतना ही ज्यादा करंट रिक्वायर्ड होगा। अब ये जो यूपीएफ वाले पॉइंट्स है ना, इनको अगर जोड़ दो तो ये यूपीएफ का कंपाउंडिंग कर्व आता है। याद करो ऑल्टरनेटर की कैरेक्टरिस्टिक में हमने दिखाए थे कंपाउंडिंग कर्व, जो लास्ट कर्व होते थे उसमें हम आईएफ वर्सेस आईए प्लॉट करते थे। तो आईएफ वर्सेस आईए में अगर यूपीएफ का कर्व देखोगे तो वो ऐसा ही आएगा। लीडिंग वाले में क्या होगा, लीडिंग वाला ग्राफ इधर से जाता है और लैगिंग वाला इधर से। ये कौन से ग्राफ हैं इसके ऊपर, कंपाउंडिंग कर्व। तो कंपाउंडिंग कर्व भी सुपर इंपोज कर सकते हैं इन केस ऑफ वी कर्व, क्योंकि उसमें आईएफ वर्सेस आईए तो प्लॉट करते हो। तो एक बार ये वाला पॉइंट लिख लेना, द डॉटेड कर्व on V curve represent the compounding curve in which we study variation of field current with armature current at different power factors। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, as the load on alternator is increased the V curves are shifted upwards because higher load requires higher amount of armature current, hence for same power factor the current will increase। for same power factor the current will increase। अब देखो इसके बाद बात किसकी रह गई, इसके बाद बात रह गई इन्वर्टेड वी कर्व की। अब इन्वर्टेड वी कर्व में हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट। पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। सिंपल सी बात है, 1 से ऊपर तो नहीं हो सकता ना cos फाई। अब पावर फैक्टर कैसे था, पहले लीडिंग था फिर यूनिटी यानी 1 बना, फिर आ गया लैगिंग। तो लीडिंग से यूनिटी जाने का मतलब है पावर फैक्टर बढ़ा, तो पावर फैक्टर बढ़ा, यूनिटी को टच करके फिर आ गया लैगिंग। तो इधर लीड और इधर लैग, और ये यूनिटी को टच कर गया। तो इधर हो गया अंडर एक्साइटेड कम फील्ड करंट पे, और इधर हो गया ओवर एक्साइटेड। लेकिन इसके अंदर भी अगर मुझे सेम स्टडी करनी है कि पावर बढ़ाने से क्या होगा, यानी इफ द लोड ऑन द मशीन इज इंक्रीज्ड व्हाट हैपेंस टू द इन्वर्टेड वी कर्व। और इसको इन्वर्टेड वी कर्व क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो इसका जो शेप है वो इन्वर्टेड वी की फॉर्म में आ रहा है, यानी वी से उल्टा आ रहा है। तो दैट इज योर इन्वर्टेड वी कर्व। अब देखो क्या होगा, अगर बात करते हैं यहां पे, तो हम कहते हैं एज लोड इंक्रीजेस, लोड बढ़ने से हमें ये तो पता आर्मेचर करंट बढ़ता है।
आर्मेचर करंट अगर बढ़ेगा तो लीडिंग पावर फैक्टर पे मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज कर रहा है, या ऐसा सोचो अगर आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे वो मैग्नेटाइजिंग होगा, तो एक तरह से मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो फील्ड करंट कम कर सकते हो फॉर सेम पावर फैक्टर। मैं बात कर रहा हूं सेम पावर फैक्टर, कम फील्ड करंट पे आएगा। और लैगिंग है तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो फील्ड करंट उसको कंपेंसेट करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। देखो इस बात का मतलब समझो, अगर तुम्हें सेम पावर फैक्टर चाहिए तो अगर आर्मेचर करंट बढ़ता है तो उसका मैग्नेटाइजिंग या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बढ़ता है। मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आईएफ को घटाना पड़ेगा, और अगर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आईएफ को बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से ग्राफ में चेंज क्या आ जाता है कि ग्राफ जो है ना अपने राइट में शिफ्ट होने लगता है। यानी अब देखो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, सेम पावर फैक्टर के लिए ज्यादा फील्ड करंट की हमें जरूरत पड़ेगी। बात क्लियर हुई? राइट शिफ्ट हो रहा है। तो ये वाला कर्व अगर पावर P1 के लिए है और ये P2 के लिए है तो P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लेना, एज द लोड ऑन द मशीन इज इंक्रीज्ड द आर्मेचर करंट increases and so does the armature reaction, and in order to compensate the additional armature reaction, field current must be increased at same power factor. Field current must be increased at same power factor, and hence the inverted V curve is shifted rightwards, जैसे V कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, इन्वर्टेड V कर्व राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा देखो एक और तरीका है समझने का, अगर ये IA की लेंथ बढ़ा दोगे तो ये IA एक्सेस की लेंथ बढ़ जाएगी तो EF बढ़ जाएगा, EF बढ़ेगा तो IF भी बढ़ेगा। IF बढ़ने का मतलब है कि कर्व किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, जो V कर्व और इन्वर्टेड V कर्व है। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम कर दिया जाता है, वो ऐसा बोल देगा, ऑल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग इन लीडिंग पावर फैक्टर, नाउ फील्ड करंट इज इंक्रीज्ड, व्हाट हैपेंस टू आर्मेचर करंट। तो लीडिंग रीजन में मुझे पता है राइट हैंड साइड जाते हुए या फील्ड करंट बढ़ाते हुए आर्मेचर करंट घटता है। तो इस तरह के जो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, काफी क्वेश्चंस का आंसर तुम V कर्व और इन्वर्टेड V कर्व से दे सकते हो। सेम चीज पावर फैक्टर में, मैं बोल दूं ऑल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग इन लैगिंग पावर फैक्टर रीजन, व्हाट हैपेंस इफ वी इंक्रीज द एक्साइटेशन। तो लैगिंग में IF बढ़ाने से या सीधे हाथ पे जाने से पावर फैक्टर कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये तो बात हो गई देखो ऑल्टरनेटर की, सेम सारा डिस्कशन हम कर सकते हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में। और ये सब जो कर्व होते हैं ना, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे PSU वगैरह का इंटरव्यू होता है या ES का इंटरव्यू होता है या एमटेक का भी इंटरव्यू होता है, तो तुमसे कर्व ड्रॉ करा लेते हैं कि भाई V कर्व या इन्वर्टेड V कर्व बता दो सिंक्रोनस मशीन के। और खासकर देखो जो भी पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं जैसे NTPC हो गई, तो ये सब कंपनीज का ज्यादातर जो फोकस रहेगा वो तुम्हारे क्वेश्चंस पे रहेगा सिंक्रोनस मशीन से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पावर जनरेशन किससे होता है? सिंक्रोनस से होता है। तो ये लोग क्वेश्चन भी सिंक्रोनस बेस्ड ही पूछते हैं। और वहीं जो पावर ट्रांसमिटिंग कंपनी है जैसे कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, तो उसका काम है पावर की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो तुमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगी ट्रांसमिशन लाइन या ये कह लो पावर सिस्टम के रिगार्डिंग। तो इसीलिए जो है ना सिंक्रोनस मशीन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी रेलिवेंट हो जाता है
और उसमें वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व टॉपिक ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं सिंक्रोनस मोटर की। तो देखो, जिन लोगों को ऑल्टरनेटर का एनालिसिस अच्छे से समझ आ चुका है, वो लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके ना सेम चीज एग्जैक्टली सेम तरह से डिराइव करने की कोशिश करो। सबसे पहली कंडीशन थी कि पावर कांस्टेंट रखनी होती है वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व में, और पावर होती है वीटी आई ए कॉस फाई। इन्फिनिट बस बार, आईबीबी लिख रहा हूं, इन्फिनिट बस बार की वजह से वीटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थे, जिससे कि आई ए कॉस फाई भी कांस्टेंट आ गया था। और पावर का दूसरा फॉर्मूला था ई एफ वी टी बाय एक्सेस साइन ऑफ डेल्टा, ये भी कांस्टेंट है पावर। तो पावर कांस्टेंट होने से वीटी और एक्सेस तो कांस्टेंट थे, तो ई एफ साइन डेल्टा भी कांस्टेंट आ गया। अब तुम लोग कहोगे कि सर कांस्टेंट तो हमारी आउटपुट पावर थी, ना कि इनपुट पावर, और मोटर के लिए ये जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर इनपुट पावर एंड नॉट द आउटपुट पावर। तो मेरा ये जवाब होगा कि ये जो मशीन है ये हम लॉसलेस मान के चल रहे हैं, तो इसका इनपुट और आउटपुट पावर सेम होगा। तो एक पॉइंट लिख लेना, while drawing V curve and inverted V curve, we assume the machine to be lossless and hence the input and output powers are equal। ठीक है। अब इसका भी फेजर डायग्राम बनाना है, तो मैं एक इक्वेशन और लिख देता हूं जो कि है ईएमएफ की। मोटर के अंदर ईएमएफ लिखने का तरीका होता है वीटी माइनस जे आई ए एक्सेस, क्योंकि आई ए की डायरेक्शन बदल जाती है ना, तो माइनस जे आई ए एक्सेस। सेम वे में फेजर बनाते हैं। सबसे पहले ये बन गया अपना वीटी, ठीक है। पहले की तरह ना आइए इससे लैगिंग ले लो, थोड़ा ज्यादा लैगिंग ले लेते हैं। IA1 एट एन एंगल फाई 1। अब पहले की तरह ही मेरा ये क्वेश्चन है कि IA cos फाई कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो जब वर्टिकल से एंगल फाई है तो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा cos फाई और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा sin फाई। ठीक है, थोड़ा सा ये लाइन हमें ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये वर्टिकल प्रोजेक्शन हमारा इतना ही रहना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वीटी पे, वीटी में से जे आई एक्सेस सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस जे का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज आना है। तो इस तरह से आएगा IA1 एक्सेस। तो ये बन जाएगा EF1 एट एन एंगल डेल्टा 1। अब बात ये आती है EF साइन डेल्टा भी कांस्टेंट रखना है। वर्टिकल से इसका एंगल है डेल्टा 1, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा कॉस डेल्टा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा साइन डेल्टा। तो इसको देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर लो, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा EF साइन डेल्टा, दिस मस्ट बी कांस्टेंट। कहने का मतलब जो भी ईएमएफ की टिप होगी वो ये ब्लू लाइन पे लाई करेगी, पहले की तरह करंट की टिप रेड वाली लाइन पे लाई करेगी, ईएमएफ की टिप ब्लू वाली लाइन पे लाई करेगी। तो मैं एक और ईएमएफ बना देता हूं। ये सपोज मैंने बना दिया EF2 एट एन एंगल डेल्टा 2। अब इसमें जो आर्मेचर करंट का फेजर आएगा वो आएगा IA2 एक्सेस।
तो IA2 जो आएगा वो यूनिटी पावर फैक्टर पे आ जाएगा, क्योंकि IA एक्सेस IA के परपेंडिकुलर है, तो IA एक्सेस अगर हॉरिजॉन्टल है तो IA वर्टिकल होगा। ऐसे ही एक तीसरा और बना लो, इसी पे एक तीसरा और बना लिया जाए जो कि और ऊंचा EMF हो जाए, ये EF3। तो ये वाला जो ग्रीन दूसरा फेजर बना रहा हूं ये IA3 एक्सेस होगा। IA3 एक्सेस अगर ऐसे है तो IA3 इस टाइप से होगा एट एन एंगल φ3। अब अगेन देखो पिछली वाली कहानी चल रही है। अब मैं कहूंगा जब मैं फील्ड करंट बढ़ाता हूं, IF1 से मैं बढ़ाता हूं IF2 पे और IF2 से मैं बढ़ाता हूं IF3 पे, तो फील्ड करंट बढ़ाने से EMF जो कि फ्लक्स या फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है वो भी बढ़ता है। तो EMF बढ़ने से अब क्या क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर पे, इस बारे में हमें बात करनी है। तो 1 से 3 की तरफ जाओगे तो ये देखोगे आर्मेचर करंट पहले लैगिंग था, फिर यूनिटी हुआ, फिर वो हो गया लीडिंग। तो अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो पावर फैक्टर पहले लैगिंग था, फिर यूनिटी गया और फिर वो गया लीडिंग। आर्मेचर करंट की अगर बात करें, अगेन वही राइट एंगल ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर से बड़ा हाइपोटेनस होता है, तो अगर परपेंडिकुलर से बड़ा हाइपोटेनस होता है तो IA1 से गया IA2 पे जो कि लेस देन IA1 था, फिर इससे गया IA3 पे जो कि ग्रेटर देन IA2 था। यानी पहले तो डिक्रीज हुआ और फिर ये यहां पे इंक्रीज हुआ, ठीक है। और इधर पावर फैक्टर पहले इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज। तो ट्रेंड देखो सेम है जो कि ऑल्टरनेटर में भी था कि करंट पहले घटता है फिर बढ़ता है और पावर फैक्टर पहले बढ़ता है और बाद में घटता है। वही सेम ट्रेंड आ रहा है। अगर सेम ट्रेंड आ रहा है और ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो सबसे पहला ग्राफ मैं बनाने वाला हूं आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट, यानी कि वी कर्व, IA वर्सेस IF। ठीक है, IA वर्सेस IF बनाना है। अब IA पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा, तो वी कर्व का ही शेप बनेगा इस टाइप से। अब ये मान लो ये केस नो लोड का है, पहले की तरह ही बात करो, लोड बढ़ाने से ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। ये P3, ये P2 और ये P1, तो P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। अब ये जो मिनिमम वाला पॉइंट होता है, मिनिमम आर्मेचर करंट वाला, ये यूनिटी पावर फैक्टर वाला होता है। तो अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, मैंने बताया था ना, कंपाउंडिंग कर्व। अब देखो पावर फैक्टर पहले लैगिंग था, यानी इस साइड पे पावर फैक्टर की बात क्या हो रही है, लैगिंग, और इस साइड पे बात हो रही है लीडिंग। तो चाहो तो तुम कंपाउंडिंग कर्व और भी बना सकते हो। ये शुरू सारे सेम पॉइंट पे होते हैं, आगे अलग अलग जाते हैं। तो ये लैग के लिए और ये अपना लीड के लिए, तो ये वी कर्व बन गए। अगेन बात वही है, अगर ज्यादा लोड लगाओगे या ज्यादा पावर मोटर से ड्रॉ करोगे तो करंट बढ़ता है, इसीलिए वी कर्व ऊपर शिफ्ट होता है। अब सेम चीज अगर पावर फैक्टर के लिए बनानी है तो देखो पावर फैक्टर में हमें मैक्सिमम वैल्यू पहले से पता होती है कि पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। अब अगर पावर फैक्टर का ग्राफ बनाओगे तो पहले लैगिंग से यूनिटी जाएगा यानी पावर फैक्टर बढ़ेगा, फिर यूनिटी से लीडिंग जाएगा यानी कम होगा। तो पहले बढ़ता है फिर कम होता है, बट अब पहले क्या होगा, लैग, और बाद में क्या होगा, लीड। जनरेटर में जस्ट उल्टा था, पहले लीड था और फिर लैग था। अब अगेन वही बात है, पावर बढ़ाने से आर्मेचर करंट बढ़ेगा,
यानी आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए फील्ड करंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो फील्ड करंट अगर बढ़ाना है तो कर्व को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी 3 कर्व बना लो, P1 greater than P2 greater than P3। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना। इफ द लोड इज इंक्रीज्ड, आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, so armature reaction also increases, and to compensate the effect of armature reaction, the field current needs to be increased, so the inverted V curve shifts towards right। अब दूसरा इफेक्ट देखो क्या होता है, इसमें अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। जनरेटर और मोटर में मेन डिफरेंस ये होता है कि अंडर एक्साइटेड में जनरेटर होता है लीडिंग, मोटर होती है लैगिंग, और ओवर एक्साइटेड में जनरेटर होता है लैगिंग, मोटर होती है लीडिंग। तो एक बार ये वाला पॉइंट लिखो, द मेजर डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर इज दैट जनरेटर ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर इन अंडर एक्साइटेड कंडीशन and motor operates at lagging power factor in under excited condition, whereas in over excited condition generator operates at lagging power factor while motor operates at leading power factor। Hence initial power factor in generator is leading and it goes towards lagging, whereas it is opposite for the case of motor। यानी जनरेटर में पहले लीडिंग पावर फैक्टर दिखाओगे, बाद में लैगिंग, मोटर में पहले लैगिंग और बाद में लीडिंग। इस वजह से क्या होगा कि ग्राफ सेम रहेगा, बस लैग और लीड एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अलग अलग ग्राफ मत याद रखो, ये याद रखो आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट वी कर्व, पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट इन्वर्टेड वी कर्व। लोड बढ़ाने से वी कर्व अप शिफ्ट होता है और लोड बढ़ाने से इन्वर्टेड वी कर्व राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, इतनी बातें वी कर्व के अंदर याद रखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में काफी काम आता है एनालिसिस के लिए, जहां इंक्रीजेस डिक्रीजेस की बात की जाए। और अगर फिर भी ना कर पाओ तो फेजर डायग्राम इसका बेसिक है, फेजर डायग्राम से भी इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सबसे बेसिक मेथड है सॉल्व करने का इस तरह के क्वेश्चन को यूजिंग द फेजर डायग्राम। तो ये भी ये कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स का ही एक पार्ट हुआ। ठीक है, बट ये मोटर और जनरेटर दोनों के लिए बनता है। पहले जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाई थी वो सिर्फ जनरेटर या ऑल्टरनेटर के लिए बनाई थी। ठीक है ना, तो इस कर्व के अंदर इतना ही आप लोगों को तैयार करना है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल एज सच डायरेक्टली फ्रेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।